गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया? तो कोशिका का पता सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने लगाया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रिओल, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो डीएनए का प्रमुख कार्य है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरएनए पाया जाता है, आरएनए किस में पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है और जोड़ा में 23 होता है, 23 जोड़े। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं? वर्णांता है या हीमोफीलिया या टर्नर सिंड्रोम है या ये सभी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। ये सभी जो है कि मनुष्य में होने वाली आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़का पैदा होगा कब? जब XY गुणसूत्र होगा तब। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देता है। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में कैसा लक्षण दिखाई देता है? तो रक्त का बहना बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह डीएनए की एक प्रक्रियात्मक इकाई भी है, यह आनुवांशिकी की इकाई भी है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित भी रहता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में सभी। अगला प्रश्न है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने किया। किसने किया? हरगोविंद खुराना ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मटर। मटर के पौधे का चुनाव किया था किसने? ग्रेगर मेंडल ने। अगला प्रश्न है, एक वर्णांधता व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो लाल व हरा रंग की पहचान जो है कि वर्णांधता व्यक्ति में नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटोजोआ, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? एक कोशिकीय जंतु अमीबा भी है और यूग्लिना भी है, इसे जो है कि प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया त्वचा, क्लोमो, फेफड़ों, इन तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन तीनों में, यानी तीनों के द्वारा जो है कि मेढक क्या करता है? श्वसन की क्रिया करता है। अगला प्रश्न है, वास्तविक मछली कौन सी है? वास्तविक मछली जो है कि हिप्पोकैम्पस है। इन चार ऑप्शन में स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस, सी ककम्बर, इन चार ऑप्शन में जो है कि वास्तविक मछली कौन है? तो हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक जो है कि एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। मेढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठक का होता है? स्तनियों का हृदय जो है कि कितने कोष्ठक का होता है? तो 4 कोष्ठक का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो बकरी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बकरी में पाया जाता है अधिक तापमान। अगला प्रश्न है, मछलियां किस अंग से सांस लेती है? मछली जो है कि गिल्स के द्वारा सांस लेती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम इन 4 ऑप्शनों में जो है कि ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल इन 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा स्तनधारी। स्तनधारी किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करता है उसे स्तनधारी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है कि हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या होता है? तो इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल, यानी इनेमल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? तो फेफड़ा में होता है। व्हेल में श्वसन जो है कि फेफड़ा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेटस में रखा गया है। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेटस में रखा गया है। किसमें? प्राइमेटस में। अगला प्रश्न है, उत्तकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उत्तक के अध्ययन संबंधी विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को जो है कि उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के उत्तकों में सर्वाधिक होती है? तो उपकला उत्तक में पुनरुत्पादन की क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला उत्तक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। क्या है? तंत्रिका उत्तक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त जो है कि संयोजी उत्तक है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, आरेखित पेशी उत्तक कहाँ पाया जाता है? आरेखित पेशी उत्तक जो है कि अमाशय में पाया जाता है। आरेखित पेशी उत्तक अमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संयोजी उत्तक के उदाहरण निम्न में कौन है? लिम्फ है या हड्डियां है या प्रोटीन है या इनमें सभी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी, यानी ये सभी। अगला प्रश्न है, संकुचनशील उत्तक के नाम से किस उत्तक को जाना जाता है? तो पेशी उत्तक। पेशी उत्तक को संकुचनशील उत्तक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चेतना उत्तक किस प्रकार के उत्तक को कहा जाता है? चेतना उत्तक जो है कि तंत्रिका उत्तक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें? हीमोग्लोबिन जो है कि लाल रक्त कण में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लाल रक्त कण में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। 206। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है कौन? तो टाइलिन। लार में टाइलिन ही पाया जाता है और इसका सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो भोजन का अवशोषण जो है शरीर के छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग
कौन सा है? इंसुलिन की कमी से जो है कि डायबिटीज उत्पन्न हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है कि शरीर को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो शरीर में गैसों का विनिमय फेफड़ा में होता है। शरीर में गैसों का विनिमय किस में होता है? फेफड़ा में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, बोमन संपुट है या ग्लोमेरुलस है? यानी इन सभी में सही हो जाएगा नेफ्रॉन। यानी वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अमोनिया पाया जाता है कि पोटेशियम पाया जाता है कि सल्फेट पाया जाता है कि यूरिया पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है किसमें? मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में स्थित रहता है। कहाँ स्थित रहता है? मस्तिष्क में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो कॉर्निया भाग जब नष्ट हो जाता है आंख का, तो आंख की रोशनी समाप्त हो जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण जो है कि अस्थि मज्जा में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कशेरुक दंड में जो है कि हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? 4 ऑप्शन यहाँ पे, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है, जिसको जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त जो है कि वृक्क में शुद्ध होता है। कहाँ शुद्ध होता है? वृक्क में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होती है? यानी हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, यानी ओ रक्त समूह जो है कि सभी को दे सकता है रक्त, लेकिन सभी से ले नहीं सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी ए बी जो है कि सभी से ले सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कि कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे रासायनिक नाम बताया विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम बता रहा है रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम बता रहा है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का रासायनिक नाम बता रहा है थायमिन। विटामिन के का रासायनिक नाम बता रहा है टोकोफेरॉल। तो कहता है कि इसको में कौन सा जो है कि सुमेलित सही नहीं है? तो विटामिन के जो है कि टोकोफेरॉल सही नहीं है। बाद बाकी विटामिन ए रेटिनॉल सही है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड सही है, विटामिन बी थायमिन सही है। इसी तरह से इसके अनुसार जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो रिकेटस। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? रिकेटस। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी होता है। लेकिन विटामिन डी की कमी से टेकोफेरॉल होता है, यानी नपुंसक नहीं। ये जो है कि इसको में क्या है? गलत है, विटामिन डी ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है,
कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो है कि जल में घुलनशील है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है शरीर में ताप का नियंत्रण, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का वहन करना, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक लोहा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना, यानी बाहर निकालना, खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होता है, जिसको कान की हड्डी बोला जाता है, जिसको कान की हड्डी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो विटामिन डी जो है कि सूर्य की रोशनी से मिलता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है, मनुष्य द्वारा सांस में क्या ली जाती है? ऑक्सीजन ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 32। एक वयस्क मानव में जो है कि दांतों की कुल संख्या 32 होती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस से फैलने वाला रोग कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एड्स है, चेचक है, खसरा है, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। एड्स भी वायरस के द्वारा फैलता है, यानी विषाणु के द्वारा, चेचक भी विषाणु के द्वारा फैलता है वायरस से, खसरा भी वायरस से फैलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के संक्रमण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो दूषित जल के सेवन से हैजा रोग होता है। दूषित जल के सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? हैजा रोग हो जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग जो है कि किडनी, जिसको गुर्दा कहते हैं, इसके इलाज के लिए जो है कि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो बच्चों में बीसीजी का टीका जो है कि टीबी के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है, यानी टीबी के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग को चुनें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, रेबीज और सिफिलिस। कहता है जीवाणु द्वारा इनमें कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है, टीबी होता है, या कुष्ठ होता है, या रेबीज या सिफिलिस होता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक भी है, जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग का ट्रिक है, न्यूडिटासिटी को है पक्का टीबी, यानी ये ट्रिक हो गया। न्यू से न्यूमोनिया हो गया, डी से डिप्थीरिया हो गया, टा से टाइफाइड हो गया, टा से टाइफाइड हो गया, सी से सिफिलिस हो गया, टी से टीबी हो गया। और इसी तरह से जो है कि इनमें कहता है कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? तो ऑप्शन सी, यानी यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन सी के अनुसार कौन कौन से है। तो जीवाणु जनित रोग जो है कि यहाँ पे टीबी जीवाणु जनित रोग है, फिर कुष्ठ रोग भी जीवाणु जनित रोग है, फिर सिफिलिस भी जीवाणु जनित रोग है। यानी जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग कौन कौन है? टीबी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया और सिफिलिस हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? तो मच्छर द्वारा जो है कि मलेरिया भी फैलता है, डेंगू ज्वर भी फैलता है, पित्त ज्वर भी फैलता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है,
घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग को चुने। चार ऑप्शन यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसको मैं कहता है घरेलू मक्खी के द्वारा इनमें कौन कौन से रोग फैलता है। हैजा फैलता है, या अतिसार, प्लेग, तपेदिक और फिलपॉ, यानी इन सभी में मलेरिया घरेलू मक्खी के द्वारा फैलने वाला रोग को चुनने के लिए कहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? तो हैजा फैलता है घरेलू मक्खी के द्वारा, अतिसार भी फैलता है और प्लेग भी फैलता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूहा। चूहा के द्वारा कौन सा बीमारी फैलता है? तो प्लेग। प्लेग रोग चूहा के द्वारा फैलता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता जो है कि थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन किस विज्ञान से संबंधित है? तो शैवालों का अध्ययन जो है कि फाइकोलॉजी से संबंधित है। शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की। विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्को ने की। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की। किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके की खोज जो है किसने की? इसका सही जवाब है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। रेबीज बीमारी कुत्ते के काटने से फैलता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर ने किया था। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, पास्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। पास्चुराइजेशन के बारे में कहता है कौन कथन सत्य है? तो लुई पास्चर ने इस विधि का इजाद किया। इस विधि से दूध की कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना चाहिए। मिनट तक गर्म किया जाता है, 30 मिनट तक, या उपरोक्त में से सभी। तो पास्चुराइजेशन के बारे में कौन कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी पास्चुराइजेशन जब किया जाता है तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। क्या क्या? तो लुई पास्चर ने इस विधि का इजाद, यानी लुई पास्चर ने इस विधि को खोज किया। इस विधि से दूध की कुछ दिनों तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। यानी इन सभी विधि जो है कि सही है। किसके लिए? तो पास्चुराइजेशन के लिए। अगला प्रश्न है, टीबी के टीके की खोज किसने की? तो टीबी के टीके का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? तो लाइकेन। लाइकेन जो है कवक और शैवाल का परस्पर संबंध को दर्शाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, जूसिया, अमरबेल, ब्रायोफाइलम और ऑर्किड। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ब्रायोफाइलम। क्वेश्चन है, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? तो ब्रायोफाइलम पौधे की पत्ती में जो है कि जड़ पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना यानी मिलान करना है। क्या है? तो तना का रूपांतरण यहाँ पे दिए हुए है, तना का रूपांतरण आ और ब करके दिए हुए है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुमेलित करना है कि प्रकंद किससे संबंधित है,
स्तंभकंद किससे संबंधित है, शल्यकंद किससे संबंधित है, घनकंद किससे संबंधित है। तो ऑप्शन सी के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 3, पहला के 3 हो जाएगा, यानी प्रकंद 3 हल्दी से संबंधित है। स्तंभकंद किससे संबंधित है, आलू से संबंधित है। शल्यकंद जो है किससे संबंधित है, प्याज से संबंधित है, नहीं। और लास्ट है आपका क्या, घनकंद, तो ये हो जाएगा किसे, तो जिमीकंद से। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्को क्षेत्र लक्षण वाला पौधा कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागफनी, नागफनी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, पर्णाधार जिसको लीफ बेस भी कहते हैं, पर्णवृंत जिसको पिटीओल्स भी कहते हैं, पर्णदल जिसको लैमिना भी कहते हैं, या इनमें सभी। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। धन्यवाद।